वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का सॉलिड स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा चैप्टर है एक, और इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी। इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, व्हाट इज मीन बाय सॉलिड स्टेट। तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के बेसिस पर से सॉलिड स्टेट को डिफाइन किया था। लेकिन ये डिफाइन करने तक के ठीक है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर सकते, एक्चुअल केस में यूज नहीं कर सकते। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सॉलिड स्टेट इन एक्चुअल केस? तो उसके लिए हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखी थी। जो भी मैटर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा उसे बिंदास हम क्या बोलेंगे, सॉलिड कहेंगे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। किस तरह से अरेंज हुए हैं उसके आधार पर हमने सॉलिड को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है अमॉर्फस सॉलिड। तो इस तरह से ये दो टॉपिक्स हमें अब स्टडी करने हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे? तो मैटर जो है सॉलिड, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी रह सकते हैं अगर मेटल है तो, आयन भी रह सकते हैं आयनिक सॉलिड है तो, या फिर शुगर जैसा कोई सॉलिड है तो उसमें मॉलिक्यूल भी रह सकते हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट किस प्रकार से है इसके बेसिस पर से हमने सॉलिड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा होमोजेनस सॉलिड है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम, आयंस और मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न थ्रू आउट द सॉलिड इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बच्चों, इनकी अरेंजमेंट कैसी चाहिए? डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में चाहिए, और वो भी थ्रू आउट द सॉलिड चाहिए। जितना भी बड़ा सॉलिड होगा वहां तक, उस लिमिट तक उनकी क्या चाहिए? अरेंजमेंट डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में चाहिए। मतलब लॉन्ग रेंज डेफिनेट रिपीटिंग ऑर्डर होने चाहिए। ऐसे वक्त हम उस सॉलिड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड? अ होमोजेनस सॉलिड इन व्हिच constituent particles like atoms, ions or molecules are arranged in a definite repeating pattern throughout the solid is called as crystalline solid। तो इस तरह से बच्चों हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जांपल क्या है? सारे के सारे मेटल सिवाय मर्क्यूरी के, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो क्या है? लिक्विड स्टेट में है। अगर उसे भी सॉलिडिफाई कर दिया तो भी मेटेलिक सॉलिड ही रहेगा। तो सारे के सारे जो मेटल है सॉलिड स्टेट में क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। तो ईच एंड एवरी मेटल इन अ सॉलिड स्टेट इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में हमने यहाँ पे दो तीन ही एग्जांपल दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ मेटेलिक है। सारे के सब मतलब यही मेटल सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड है ऐसा नहीं है। सारे के सारे मेटल क्या है? सॉलिड स्टेट में अगर होते हैं तो क्या होते हैं? कंपल्सरीली क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स है, NaCl है, KNO3 है। तो कुछ सॉल्ट अनहाइड्रस फॉर्म में और कुछ सॉल्ट हाइड्रस फॉर्म में क्रिस्टलाइन रहते हैं, और कुछ ये एग्जांपल हमने लिया डायमंड है, फ्लोरीन है, ग्राफाइट है, ये भी किसके एग्जांपल है। उसके बाद हम देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड। अब अमॉर्फस सॉलिड किसे कहेंगे? तो ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकते हो, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट क्या चाहिए? डेफिनेट रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। उनकी अरेंजमेंट कैसी चाहिए? रैंडम चाहिए। जब ऐसा होगा तो सॉलिड को हम क्या कहेंगे? अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। इसलिए देखो अमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन किस तरह से की है? अ सब्सटेंस व्हिच अपीयर्स लाइक सॉलिड बट डज नॉट have perfectly ordered crystalline structure and no regular arrangement of constituent particle in structure is called as amorphous solid। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के डेफिनेशन में आपने नॉट लगा दिया तो भी क्या बन जाएगी? अमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन बन जाएगी। The solids in which constituent particles like atoms, ions or molecules are not arranged in a definite repeating pattern or arranged randomly in three-dimensional space is called as amorphous solid। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसे भी डेफिनेशन आपने की तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो एग्जांपल क्या है अमॉर्फस सॉलिड के? ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, टार है, बटर है, टाल्कम पाउडर है, फ्लोर है, त्याला आपण पीठ म्हणतो, हे सगळे कशाचे एग्जांपल आहेत? अमॉर्फस सॉलिडचे आहेत। अब हमें जाना है किसके तरफ? क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे? अब अगेन यहाँ पे हमने डेफिनेशन की है कि जिस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है
तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन देखेगा कौन, अपनी आंखें तो कांस्टेंट पार्टिकल को देख नहीं सकती, फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये डेफिनेशन जस्ट कहने के लिए है, लेकिन यूज करते नहीं आएगी। तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा ये बताने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ crystalline solid? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, a crystalline solid is a homogeneous solid and in them all the constant particles like atoms, ions or molecule are arranged in a definite repeating pattern। तो ये डेफिनेशन ही पॉइंट यहाँ पे रिपीट कर दिया है। दूसरा देखो, a crystalline solid consists of large number of small crystals called as unit cell। तो जैसे बच्चों हमें बोला जाता है कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड एज सेल्स। जैसे कोई भी लिविंग बीइंग सेल से बना है, वी आर द ह्यूज क्रिएचर्स। मैक्रोस्कोपिक है हम, लेकिन हम बने हैं माइक्रोस्कोपिक सेल से। अब ये बड़ी सी इमारत हमने बनाई है, बिल्डिंग हमने बनाई है, इमारत बहुत बड़ी है, ह्यूज है, लेकिन वो जिससे बनी है वो ब्रिक क्या है, छोटी है। तो जैसे ये पूरा बिल्डिंग यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ब्रिक यानी क्या है, यूनिट सेल है। ह्यूमन बीइंग अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो सेल यानी क्या है, उसका यूनिट सेल है। पॉलीमर यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो मोनोमर क्या होगा, उसका यूनिट सेल होगा। तो हम मोनोमर जैसे यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट विजिबल है, एलिमेंट को हम देख सकते हैं, ये लोहे से बना हुआ पेन है तो ये Fe एटम से बना है, तो ये एलिमेंट है आयन, लेकिन बना है आयन एटम से। तो एक एटम क्या है, इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। तो एलिमेंट जैसे एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जैसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड बने होते हैं किससे, यूनिट सेल से। और इसलिए हम यूनिट सेल की डेफिनेशन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर कर सकते हैं लाइक एटम, मॉलिक्यूल और मोनोमर। तो इट इज बिलीव दैट crystalline solid consists of infinite number of small structural units which are called as unit cell। How can we define unit cell? The smallest structural unit of crystalline solid which represent all the characteristic properties of that crystalline solid is called as unit cell। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन हमने देखी तो हमें लगता है कि यूनिट सेल रिसेंबल होता है एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ। जैसे कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है, जैसे एलिमेंट का एटम होता है, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा, छोटा पार्ट यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल को हमने डिस्क्राइब किया, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्क्राइब कर दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है यूनिट सेल। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन ही है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजेनस सॉलिड इन व्हिच कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड दे आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। Crystalline solid is believed to be made up of large number of infinite number of small structural units called as unit cell। How can we define unit cell? The smallest structural unit of crystalline solid which shows all the characteristic properties of that crystalline solid is called as unit cell। तो सोचा जाता है कि crystalline solids are made up of unit cell, each having definite characteristics shape। तो हर एक यूनिट सेल का शेप कैसा होगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ईट के जैसे ही यूनिट सेल्स होती है उनको परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स होता है एंड इट शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बराबर है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम, साइंस और मॉलिक्यूल जो भी होंगे उनके बीच में बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिस भी प्रकार के होंगे वो क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। मैक्सिमम होंगे तभी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, स्टेबल होगा। बराबर है, और एग्जिस्ट हो पाएगा। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड intermolecular forces of attraction are at a maximum, imparting maximum stability। The forces of in crystalline solid क्या हो सकते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हो सकते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना है, कौन से कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, इस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो in crystalline solid it is observed that intermolecular forces of attraction may be van der Waals forces of attraction, they may be covalent bonds, they may be hydrogen bondings, they may be ionic bonds, they may be metallic bond। तो कोई भी प्रकार का intermolecular force of attraction वहां पे हो सकता है। तो ionic bonds हो सकते हैं, covalent bonds हो सकते हैं, hydrogen bonds हो सकते हैं एंड van der Waals forces of attraction भी वहां पे हो सकते हैं, metallic bonding भी हो सकती है, ऐसा हम कहेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे प्रकार के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमेशा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, लॉन्ग रेंज रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है। देखो हमने लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज ये नाम सुना है पिस्तौल के लिए, राइफल के लिए। कुछ पिस्टल जो होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, मतलब वो 15 मीटर के दूरी पर के इंसान को मार सकती है। 20 मीटर पर कोई इंसान है तो उसको वो मारेगी नहीं, सिर्फ जख्मी करेगी थोड़ा बहुत, या वो भी नहीं करेगी। मतलब उस पिस्टल में से निकलने वाली गोली जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी,
15 मीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी, मतलब इंसान को मार नहीं पाएगी। लेकिन कुछ पिस्टल्स हैं जिनकी रेंज जो है वो 100 मीटर तक की है, मतलब 100 मीटर तक के इंसान को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो गोली कितने दूर जाकर टारगेट को हिट करेगी, टारगेट को किल करेगी, उस पर उसकी रेंज डिपेंड रहती है। तो शॉर्ट रेंज पिस्टल, लॉन्ग रेंज पिस्टल। तो वैसा ही है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जितना बड़ा है, यहां इस कोने से लेकर उस कोने तक के अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज है, मतलब अरेंजमेंट कैसी है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है। लेकिन वही सॉलिड बहुत बड़ा है, लेकिन उस सॉलिड में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट अगर थोड़े से लेंथ तक ही रिपीटिंग पैटर्न में है, डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में है, तो उसे क्या बोला जाएगा, शॉर्ट रेंज बोला जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमेशा हमें क्या देखने को मिलती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ रेगुलर पैटर्न दिखाई देता है अरेंजमेंट का, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट नहीं होगी। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बताया हमने। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। देखिए बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड किए जाते हैं, और सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को लाइक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड होमोजेनस है, होमोजेनस है तो हर एक पार्टिकल का एनवायरनमेंट क्या होगा, सेम होगा। हर पार्टिकल का एनवायरनमेंट सेम होगा तो हर एक बॉन्ड का नेचर भी सेम होगा, हर एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होगी। तो हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक जैसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, और जब हम उतनी हीट सप्लाई करेंगे तो एट अ टाइम सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और एट अ टाइम सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए तो सडनली पूरा का पूरा सॉलिड क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट, each and every bond is identical and therefore possess definite heat of डेफिनेट बॉन्ड एंथैल्पी, डेफिनेट हीट लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए, और इसलिए ऑल बॉन्ड्स गेट ब्रोकन सडनली, और इसकी वजह से वो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, मेल्ट होगा, सडनली मेल्ट होगा। इसलिए हम एक नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, पॉइंट बताते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड पजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यही जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल का साइज अलग है, शेप्स अलग है, इसलिए उन्होंने अलग अलग एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है, इसलिए हर एक बॉन्ड का नेचर अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, तो उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी अलग अलग लगेगी, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। वो मेल्ट होना शुरू कर देंगे 115 डिग्री सेल्सियस पे तो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब मेल्टिंग चला है 115 से लेकर 120 तक, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर है, शार्प नहीं है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो सडनली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेल्ट हो जाते हैं। अब भी सॉलिड था, समझो एक आला क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 115 है, तो 114.9 डिग्री तक वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर 115 हो जाएगा, सडनली ऑल द सॉलिड मास गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसलिए उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। अमॉर्फस सॉलिड में एनवायरनमेंट अलग होता है, बॉन्ड्स अलग अलग स्ट्रेंथ के होते हैं, तो वहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है बच्चों, ये हमें अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, हेंस दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है, समझो हम किसी स्कूल में गए और वहां पे स्कूल अभी जस्ट शुरू ही होने वाला है, प्रेयर के लिए बच्चे इकट्ठा हुए हैं। अब प्रेयर के लिए बच्चे कैसे इकट्ठा होते हैं आपको मालूम है, क्लास वाइज जेंडर वाइज लाइन्स लगती है, हाइट वाइज अरेंजमेंट होती है बच्चों की। 9th की बच्चों की लाइन अलग, 9th स्टैंडर्ड लड़कियों की लाइन अलग होगी, 9th A B C, तो स्टैंडर्ड वाइज क्लास वाइज क्या होंगी, अरेंजमेंट्स होंगी, और उस अरेंजमेंट में बच्चों की लाइन अलग, लड़कियों की लाइन अलग, और बच्चों की लाइन होगी तो जिसकी हाइट छोटी हो वो सबसे पहले होगा, जिसकी हाइट बड़ी होगी वो बाद में होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग हाइट बच्चे क्या होंगे, अरेंज होंगे, वैसे ही लड़कियां अरेंज होंगी, बराबर है। अब समझो ये स्कूल का ग्राउंड है और इस ग्राउंड में प्रेयर चल रही है और एक क्लास वाइज बच्चे अरेंज हो चुके हैं, बराबर है। तो ये जो गोल गोल मैं निकाल रहा हूं ये बच्चे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बराबर है। तो ये 9th स्टैंडर्ड है, ये 10th स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड है, 7th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड है, कोई भी स्टैंडर्ड्स है। अब ये 9th स्टैंडर्ड की बॉयज की है, ये 10th स्टैंडर्ड की बॉयज की, 8th स्टैंडर्ड की बॉयज, 7th स्टैंडर्ड बॉयज, 6th स्टैंडर्ड बॉयज, और ऐसी अब गर्ल्स की लाइंस हैं। तो ये गर्ल्स है अलग अलग स्टैंडर्ड की,
वो भी अपने क्लास के हिसाब से, हाइट के हिसाब से अरेंज है। ये सारी की सारी गर्ल्स अलग अलग स्टैंडर्ड के गर्ल्स हैं। अब देखो जेंडर वाइज बच्चे अरेंज किए गए, हाइट वाइज बच्चे अरेंज किए गए, क्लास वाइज बच्चे अरेंज किए गए, मतलब बच्चे अरेंज हुए इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। अगर मैं 9th बी के बॉयज के लाइन में जाऊंगा तो सारे के सारे बॉयज ही बॉयज दिखाई देंगे, एक जैसे बॉयज, मतलब एक स्टैंडर्ड के बॉयज दिखाई देंगे। मैं 10th के बॉयज के लाइन में जाऊंगा तो सारे के सारे बच्चे 10th के दिखाई देंगे। इसमें जाऊंगा तो 8th स्टैंडर्ड के, लेकिन मैं इस लाइन में जाऊंगा तो सारे के सारी लड़कियां दिखाई देंगी। मतलब मैंने डायरेक्शन, देखने की डायरेक्शन बदल दी तो मेरे को दिखने वाले बच्चे भी बदल जाएंगे। मैं 10th के स्टैंडर्ड के लाइन को देख रहा हूं तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के। मैं लड़कियों के लाइन को देख रहा हूं तो मुझे लड़कियां दिखाई दे रही है। मतलब मैंने मेरा फोकस बदल दिया तो दिखने वाले बच्चे भी अलग होंगे, बराबर है। अब मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा तो यहां पे मुझे क्या दिखाई देगा, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, 8th का बच्चा, 7th का बच्चा, 6th का बच्चा और 19 स्टैंडर्ड की गर्ल्स भी दिखाई देंगे। मतलब मैं फोकस बदलता हूं, देखने का एंगल बदलता हूं तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी एक जैसे नहीं रहते, अलग अलग होते हैं। मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा तो सारे बच्चे दिखाई देंगे, इस डायरेक्शन से देखूंगा तो बच्चे भी दिखाई देंगे, गर्ल्स भी दिखाई देंगी। अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चे, अलग अलग स्टैंडर्ड के गर्ल्स दिखाई देंगे। मतलब आप डायरेक्शन बदलोगे देखने का तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बदलेंगे, कंपोजिशन बदलेगा, तो कंपोजिशन बदलेगा तो प्रॉपर्टीज भी बदलेगी। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, बिकॉज ऑफ डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, हेंस दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। और इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, एनिसोट्रॉपी, और ऐसे सॉलिड को क्या बोला जाता है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर बोला जाता है, बराबर है। द फिनोमिनन बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच क्रिस्टलाइन सॉलिड possess different physical properties in different directions is called as anisotropy and hence crystalline solids are called as anisotropic in nature। तो क्यों भाई एनिसोट्रॉपी दिखाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसका कारण है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। इसकी वजह से डायरेक्शन टू डायरेक्शन क्या होगा, कंपोजिशन बदलेगा, कंपोजिशन बदलेगा तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज भी बदलेगी। जैसे कि हम NaCl का एग्जांपल लेंगे तो देखो NaCl इज आयोनिक सॉलिड और इसमें आयंस कैसे होंगे, अल्टरनेटली अरेंज होंगे, बराबर है। टू मिनिमाइज द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आयंस कैसे अरेंज होंगे, अल्टरनेटली। Na पॉजिटिव के नीचे कौन रहेगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के नीचे Na पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो इस तरह से अल्टरनेटली क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो गए। अगेन यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो इस डायरेक्शन में मुझे 100% सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देंगे, Na पॉजिटिव आयन ही दिखाई देंगे। अगर मैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को इस डायरेक्शन से देखूंगा तो इस डायरेक्शन में सिर्फ क्या है, 100% Na पॉजिटिव आयन ही आयन है, दूसरा कोई आयन नहीं आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं तो इस डायरेक्शन में कौन है, Cl नेगेटिव आयन ही आयन है, कोई Na पॉजिटिव आयन इस डायरेक्शन में नहीं है। मतलब मैं जैसे डायरेक्शन बदल देता हूं तो कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बदलता है। और जब मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे हाफ Cl नेगेटिव एंड हाफ Na पॉजिटिव आयन दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पे 50% Cl नेगेटिव एंड 50% Na पॉजिटिव है। मतलब जैसे जैसे मैं डायरेक्शन बदल रहा हूं कंपोजिशन बदल रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और इसी वजह से वो क्या दिखा रहा है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपी और क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। तो हाउ कैन वी डिफाइन एनिसोट्रॉपी, द property by the virtue of which crystalline solid possess different physical properties in different direction is called as anisotropy and crystalline solids are called as anisotropic in nature। next point देखते हैं, for perfectly crystalline solid entropy reduces to zero at absolute temperature। तो हमने भाई थर्मोडायनामिक्स देखा है और थर्मोडायनामिक्स में हमने ये भी देखा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी के बारे में। अगर मैं किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो एक्सट्रीमली प्योर है, एक्सट्रीमली मतलब वो प्योर ही है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, उसको मैं कूल करते लेके जाऊंगा 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर, तो क्या होगा, वहां पे रैंडमनेस टोटली 0 हो जाएगी, एंट्रोपी 0 हो जाएगी। तो व्हेनेवर एनी परफेक्टली एंड प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कूल्ड टू 0 Kelvin temperature, its entropy reduces to 0 at that temperature। तो ये भी एक पॉइंट हमारा मतलब हुआ है, मालूम हमें चाहिए। नेक्स्ट है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं हैमर करूंगा, उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स
एक्सर्ट करूंगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, स्प्लिट अप होगा, लेकिन जब वो स्प्लिट अप होता है तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बढ़ जाता है। तो whenever crystalline solid is split into pieces, newly generated plain and smooth surfaces क्या होंगे, तैयार होंगे। मतलब बड़ा सा क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल में तैयार होगा, मतलब वही सारे स्मूथ सरफेसेस, शार्प लाइंस क्या होंगी, तैयार होंगी, बराबर। तो when cut they split into pieces with newly generated plain and smooth surfaces। तो बड़े क्रिस्टल से हमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे क्रिस्टल ही। आप चाहे उसको कितना भी हैमर करे, कितना भी फाइन पाउडर में कन्वर्ट करे, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल ही बनेंगे, वो कभी अमॉर्फस नहीं बनेगा। छोटा सा छोटा पार्ट भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको उसके स्मूथ फेसेस दिखाई देंगे, शार्प एजेस दिखाई देंगी। तो जो भी सॉलिड ये प्रॉपर्टी दिखाएगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। तो आपको बच्चों बोर्ड में ऐसा सवाल आ सकता है, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो आपको 3 मार्क के लिए सवाल आएगा, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन एंड 2 मार्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपने बतानी चाहिए, बराबर है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज अगर आप बताते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, समझ में। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं, और जो भी सॉलिड ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसे हम बच्चों क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ऑलरेडी हमने अमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन किया है, ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कुछ भी हो सकते हैं, अरेंज नहीं है डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में, रैंडमली अरेंज है, उसको हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब इस अमॉर्फस सॉलिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, इसकी भी प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो एक एक हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखिए बच्चों, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है amorphous substances appears like solid but they do not have perfectly ordered crystalline structure। तो amorphous solid जो है solid जैसे दिखते हैं, लेकिन हम उसे solid नहीं मानते, वो crystalline solid नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट परफेक्टली ऑर्डर पैटर्न में नहीं होती है। उस appears like solid मतलब होते क्या भाई, तो हम amorphous solid को एक्चुअली solid मानते ही नहीं है, उनको हम सूडो सॉलिड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। दे अपियर लाइक सॉलिड बट दे आर नॉट परफेक्टली सॉलिड, तो उनको क्या बोला जाता है, सूडो सॉलिड्स, और क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, सुपर कूल्ड लिक्विड्स ऑफ हाई डेंसिटी। तो इस तरह से हम अमॉर्फस सब्सटेंस के लिए पहला पॉइंट बोल सकते हैं। तो अमॉर्फस सब्सटेंसेस appears like solid but they are not actually perfectly solids, they are called as pseudo solids or supercooled liquids। they do not have perfectly ordered crystalline structure, hence they are not real solids। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही रियल सॉलिड बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स। दूसरा पॉइंट देखिए, an amorphous solid does not have regular arrangement of the crystalline does not have regular arrangement of the constituent particles। तो ये भी आपको मालूम है, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि अमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज नहीं रहते, ऑर्डरली अरेंज रहते हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है वो क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। तो अमॉर्फस सॉलिड इज बिलीव टू बी मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइट्स। जैसे यूनिट सेल क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल से बना है, वैसे अमॉर्फस सॉलिड इज बिलीव टू बी मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइट्स। किससे बना हुआ समझा जाता है, क्रिस्टलाइट से। व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइट्स, शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट्स। तो अमॉर्फस सॉलिड में लार्ज नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट्स होती है, और वो अरेंजमेंट्स कैसी होती है, रैंडमली अरेंज होती है, और इसलिए उसे हम अमॉर्फस बोलते हैं। समझो ये शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट्स है, और वो कैसे अरेंज है, इस तरह से अरेंज है, रैंडमली अरेंज है, तो उसको क्या बोला जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड बोला जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डेफिनेटली अरेंज है, लेकिन उनके अरेंजमेंट की जो रेंज है वो क्या है, शॉर्ट है। और शॉर्ट डिस्टेंस और रेगुलर अरेंजमेंट दिखाएंगे, लेकिन ओवर लॉन्ग अरेंजमेंट हम देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस देखेंगे तो अरेंजमेंट में क्या होगा, इरेगुलरिटी दिखाई देगी। ऐसा होगा तो हम उसे बोलेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर बिलीव टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टलाइट्स। What is meant by crystallites? Short range orderly arrangements of constituent particle is called as crystallites। Next देखिए, regular patterns मतलब crystallites are scattered and hence arrangement is disorder। तो ये जो crystallites है वो randomly arrange है,
और इसकी वजह से एज अ रिजल्टेंट पूरे सॉलिड को देखेंगे तो अरेंजमेंट रैंडम दिखाई देगी और उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड अरेंजमेंट बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी और वेरी हाई डेंसिटी, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सूडो सॉलिड्स। तो अमॉर्फस सॉलिड जो है उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है और उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसलिए हम अमॉर्फस सॉलिड को क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई विस्कोसिटी और सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे भाई, तो जैसे हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन टू डायरेक्शन बदलती है, तो क्या यहाँ बदलेगी। तो जब हम अमॉर्फस सॉलिड को देखेंगे तो रैंडम अरेंजमेंट होने की वजह से किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको कंपोजिशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिखेगा। समझो आप किसी स्कूल में गए और वहां पे प्रेयर खत्म हो गई है, जस्ट खत्म हो गई है। अब बच्चे प्रेयर खत्म होने के बाद अभी क्लास शुरू होने में 10-15 मिनट टाइम है, तो क्या करेंगे, जो बच्चे डेफिनेट अरेंजमेंट में खड़े थे अब वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। अब आप देखेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में तो आपको बच्चे भी दिखाई देंगे, लड़कियां भी दिखाई देंगी, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड के बच्चे दिखाई देंगे। आपको अब बच्चे रैंडमली अरेंज होते हुए दिखाई देंगे, रैंडमली अरेंज बच्चे दिखाई देंगे। छोटा भी बच्चा दिखाई देगा, बड़ा भी बच्चा दिखाई देगा, छोटी बच्ची बड़ी बच्ची भी दिखाई देंगी, लड़कियां लड़के दिखाई देंगे। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको यही नजारा देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा, कंपोजिशन एक जैसा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, फिर एक जैसी होगी। तो अमॉर्फस सॉलिड में ये एनिसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। व्हाट इज मीन बाय आइसोट्रॉपी, द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अमॉर्फस सॉलिड possess same physical properties in different directions is called as isotropy and amorphous solids are called as isotropic in nature। तो रैंडम अरेंजमेंट की वजह से अमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपी दिखाते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स बिहेव लाइक अ फ्लूइड्स। देखो जब हम इंक फिलअप करते हैं, चाहे जेरोक्स की मशीन हो या फिर हमारे घर का कंप्यूटर का प्रिंटर हो, उसमें हम कार्बन फिलअप करते हैं, कार्बन पाउडर फिलअप करते हैं। अब वो तो है सॉलिड, लेकिन जब हम उसे पैकेट्स में कट करके पोर करते हैं तो एक्चुअली वो लिक्विड जैसा नीचे गिरता है। कुछ देर के लिए हमें लगता है कि वो लिक्विड तो नहीं है। तो जब हम प्रिंटर में इंक डालते हैं एक्चुअली वो कार्बन की फाइन डस्ट होती है। जब हम पैकेट में से वो इंक डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वो नीचे फ्लो हो रही है, लिक्विड जैसी फ्लूइडिटी दिखा रही है। जैसा हमारा टाल्कम पाउडर है, हम उसे टाल्कम पाउडर के डिब्बे को उल्टा कर देते हैं तो टाल्कम पाउडर नीचे गिरती है। नीचे गिरना मतलब फ्लो होना, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, फ्लूइड की है। तो अमॉर्फस सॉलिड जो है वो फ्लूइडिटी दिखाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइडिटी दिखाते हैं, मतलब वो फ्लूइड जैसा बर्ताव करते हैं। दे फ्लोट वेरी स्लोली अंडर द ग्राउंड। तो देखिए दोस्तों, सॉइल जो है ये भी एक एग्जांपल है किसका, अमॉर्फस सॉलिड का। अगर हम टेबल पर सॉइल का हिप लगा देते हैं और उसको टैप करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी नीचे खिसकने लगती है। हिप जो है वो नीचे खिसकने लगता है, मतलब मिट्टी फ्लोट होगी ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर है। अमॉर्फस सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड्स एंड वेरी स्लोली फ्लोट अंडर ग्रेविटी। तो हम मिट्टी का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लोर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो अमॉर्फस सॉलिड से बच्चों उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो इरेगुलर शेप के होते हैं, इरेगुलर आकार के होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ अलग है तो उन्हें ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी अलग अलग लगती है। तो इसलिए इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स possess irregular shape, irregular geometry, irregular surface area, bonds formed by each molecule are different, their bond enthalpy is different and therefore different energy is required to break them। और इसी के कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कभी शार्प हो नहीं सकता। वो मेल्ट होना शुरू करेंगे एक टेम्परेचर पे तो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे किसी और टेम्परेचर पे, मतलब 3-4 डिग्री सेल्सियस का फर्क रहेगा, बराबर है। मतलब वो मेल्ट होना शुरू कर देंगे 115 डिग्री सेल्सियस पे तो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब दे गेट मेल्टेड ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस कारण इरेगुलर शेप की वजह से, इरेगुलर साइज की वजह से, इरेगुलर सरफेस एरिया की वजह से उन्होंने तैयार किए हुए बॉन्ड्स अलग अलग स्ट्रेंथ के, इसलिए उनको ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगी और इसी के चलते उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं रहेगा बल्कि वो रहेगा ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, अमॉर्फस सॉलिड की। When cut, amorphous solid split up into pieces with irregular and rough surfaces। तो जब हम amorphous solid को
बैलेंस फोर्स एक्सर्ट करेंगे उस पर, शेयरिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो स्प्लिट अप होगा, जैसे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड स्प्लिट अप होते हैं ठीक वैसा ही। लेकिन यहाँ पे जब अमॉर्फस सॉलिड स्प्लिट अप होता है तो अगेन इरेगुलर सरफेसेस तैयार होते हैं, क्रिस्टल्स तैयार नहीं होते। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल में तब्दील होता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड को जब हम ब्रेक करते हैं वो स्प्लिट अप होता है, पीसेस में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो नए पीसेस तैयार होते हैं वो अगेन तैयार होते हैं विथ इरेगुलर एंड रफ सरफेसेस। तो इतने सारी प्रॉपर्टी दिखाने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। तो ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है समझ में। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड हमें सिर्फ मालूम होना चाहिए, ये बोर्ड में पूछे जाने की आशंका बहुत कम है और इस पर सवाल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लायक नहीं है ज़्यादा, बराबर है। ऑलरेडी हमने एनिसोट्रॉपी देखा है बच्चों। एनिसोट्रॉपी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज शोन बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बराबर है। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन तो डिफरेंट पाई जाती है, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपी, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं हम, एनिसोट्रॉपिक सॉलिड्स। तो इसलिए हम डिफाइन कैसे करेंगे, द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू विच दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, द फिनोमिनन बाय द वर्च्यू ऑफ विच क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी। या फिर यहाँ पे देखो क्या कहा है, द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी। तो अलग अलग ढंग से हम एनिसोट्रॉपी की डेफिनेशन कर सकते हैं, बराबर है। द फिनोमिनन बाय द वर्च्यू ऑफ विच क्रिस्टलाइन सॉलिड possess different physical properties in different direction is called as anisotropy and crystalline solids are called as anisotropic in nature। ऐसा क्यों होता है? Why this happens in case of crystalline solid? Because in crystalline solid what happens, constituent particles are arranged in a definite repeating pattern, बराबर है। और definite repeating pattern की वजह से वहां पे कंपोजिशन क्या होता है, बदलते रहता है डायरेक्शन टू डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें छोटे पार्टिकल्स यानी Na पॉजिटिव आयंस है, और ये बड़े सर्कल्स यानी क्या है, Cl नेगेटिव आयंस है। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस इस तरह से अरेंज होंगे। या फिर कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ये कोई तो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो लेट अस सी दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये छोटे छोटे पार्टिकल यानी एक टाइप के कांस्टेंट पार्टिकल है एंड बड़े बड़े सर्कल आने दूसरे टाइप के कांस्टेंट पार्टिकल है। मतलब डायग्राम से दिखाई देता है कि ये जरूर क्या होगा, आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल होगा। अब देखो जब मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे सिर्फ बड़े सर्कल ही मिलते हैं, जब मैं इस डायरेक्शन से जाता हूं तो सिर्फ छोटे सर्कल ही मिलते हैं, और जब मैं इस डायरेक्शन से जाता हूं तो आधे बड़े सर्कल और आधे छोटे सर्कल मिलते हैं। तो ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेस डायरेक्शन टू डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में 100% बड़े सर्कल, इस डायरेक्शन में 100% छोटे सर्कल, और इस डायरेक्शन में 50% बड़े सर्कल और 50% छोटे सर्कल। मतलब डायरेक्शन टू डायरेक्शन कंपोजिशन बदल रहा है, और कंपोजिशन बदलने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती है, और इसी की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या दिखाते हैं, एनिसोट्रॉपी दिखाते हैं। तो ये रहा एनिसोट्रॉपी के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और इसकी डेफिनेशन भी हमने कर दी है। देखिए अब आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी ये जो है ये अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी है, और ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करते वक्त इसे भी देख लिया है। आइसोट्रॉपी किसे कहेंगे, तो जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है उसमें जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रैंडमली अरेंज है, और इस तरह से रैंडमली अरेंज है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो आपको क्या मिलेगा, कंपोजिशन सेम मिलेगा, लगभग सेम मिलेगा। और कंपोजिशन हर डायरेक्शन में सेम है तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी भी डायरेक्शन टू डायरेक्शन क्या पाई जाएगी, सेम पाई जाएगी। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी, और अमॉर्फस सॉलिड को क्या बोला जाता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर बोला जाता है। तो एबिलिटी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड टू शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन is called as isotropy। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, the ability of amorphous solid to exhibit identical physical properties even though measured in a different direction is called as isotropy। या फिर हमेशा की तरह हम कर सकते हैं, the phenomenon by the virtue of which amorphous solid exhibit identical physical properties in different direction is called as isotropy, and
amorphous solids are called as isotropic in nature. This properties arise due to short range orderly arrangement of constituent particle. तो यहाँ पे बताया गया कि जो अमॉर्फस सॉलिड है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो ऑर्डरली अरेंज नहीं रहते हैं, और रहे भी तो कैसे रहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंज रहते हैं. इसलिए हमने कहा था कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर बिलीव टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइट्स. और ये क्रिस्टलाइज जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, रैंडमली होते हैं. और इसी के कारण किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो लगभग आपको कंपोजिशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. और कंपोजिशन डायरेक्शन टू डायरेक्शन सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी. तो दिस प्रॉपर्टी अराइजेस बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इन देम एंड हेंस arrangement is irregular along all the directions. Therefore magnitude of any physical property would be identical in any direction. तो इस तरह के फिनोमिनन को हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं, और फिर उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स. तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज अनिसोट्रॉपिक सॉलिड. तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमें ये नोट देखनी है. क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, तो यहाँ पे एक नोट दिए हुए, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो इसका कारण क्या है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच रिपीट्स पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल. मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बिलीव टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल व्हिच आर प्लेस्ड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इन अ रिपीटिंग ऑर्डर. Within the given pattern, the arrangement of different atoms, ions or molecule is different in different direction. यही हमने बताया है. Hence the properties like refractive indices in a different direction are different. तो इसका रीजन क्या है, वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो इसका हम एक शब्द में एग्जाम्पल आंसर दे सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर. देयर कंपोजिशन चेंजेस डायरेक्शन टू डायरेक्शन, एंड एज कंपोजिशन चेंजेस डायरेक्शन टू डायरेक्शन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आल्सो चेंजेस डायरेक्शन टू डायरेक्शन. हेंस रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर फाउंड टू बी डिफरेंट. दिस शोज दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर. तो एक रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डायरेक्शन टू डायरेक्शन बदलती है. क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अनिसोट्रोपिक होते हैं. कल हमें बच्चों कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बेसिक डेफिनेशन स्टडी करनी है, जैसे आइसोमॉर्फस सॉलिड यानी क्या, आइसोमॉर्फिज्म यानी क्या, पॉलीमॉर्फस सॉलिड यानी क्या, पॉलीमॉर्फिज्म यानी क्या. तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे.